हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप घर पे अच्छे होंगे। टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मैराथन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है हिंदी की। टाइमिंग्स बाकी क्लासेस की आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी। सुबह 10 बजे रीजनिंग हिंदी, 12 बजे विज्ञान, 2 बजे आपका, फिर 3 बजे आपकी कला वर्ग, 5:30 बजे सामान्य और 8 बजे आपकी गणित। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। पूरी मेहनत के साथ हम लोग प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने से पहले एक लाइन सुनिए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये भी रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है। तो सौभाग्य हर दिन नहीं सोता, मतलब आपने कभी कभी प्रयास किया हो, कभी कभी आप असफल हो सकते हैं, लेकिन हर दिन नहीं, एक दिन सौभाग्य भी जगेगा। चलिए अब प्रश्न चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम, संयोजक, कापद, काकपद या अवतरण? जल्दी बताएं। कॉपी के साथ बैठिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अभी समय है तो मज़ा आएगा और। ठीक है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। द्वंद्व समास में किस किस का प्रयोग किया जाता है? क्या पूर्ण विराम? नहीं। क्या अवतरण? नहीं। क्या काकपद? नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? संयोजक। ठीक है, तो क्या बोला गया? द्वंद्व समास में संयोजक या योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किया जाता है जैसे माता पिता भाई बहन ना, जैसे माता पिता बोला जाता है तो कैसे लिखा जाता है? माता और पिता। ठीक है, तो पिता ऐसा हो गया। ठीक, तो ये जो साइन है ये डैश का, इसी को क्या बोला है? संयोजक, संयोज करता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? ध बताएं। महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महधन औषधि। बताइए। उत्तर सरल है, बहुत आसान होगा आपके लिए अगर आपको सही का ज्ञान है। तो क्या है पहला उत्तर? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है? बताइए। नहीं, ये है। तो महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध। ठीक है, तो पहला होगा, नहीं ये, नहीं ये। ठीक है, सब में दी लगा है तो क्लियर है आपको। ये कैसा संधि का है? तो यह वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। कॉपी के साथ बैठें, प्रश्न 50 होंगे। पूरी तैयारी के साथ बैठें, पानी के साथ बैठें तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए। बताइए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा है जो दीर्घता के साथ बोला जा रहा है? बताइए। तो क्या ए है? तो नहीं। बताइए, क्या ओ है? नहीं। फिर क्या ए है? नहीं। फिर क्या होगा? आ। तो आ क्या है? दीर्घ स्वर है। कैसे? आ और धन आ से बना है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलिए अब अपने चौथे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आराम से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और करिए। कॉपी के साथ बैठिएगा दोस्त, वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है? शलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें शलभ क्या है? शलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें शलभ क्या है? साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपमेय, उपमान? जल्दी बताएं, सोच समझ के उत्तर बताइए जल्दी। शलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें शलभ क्या है? यहाँ प्राणों की चंचलता की तुलना किससे की गई है? शलभ से की गई है। अतः यहाँ क्या है? शलभ क्या है यहाँ? क्या उपमेय है? नहीं। ठीक है, उपमेय नहीं है, ना ही आपका वाचक शब्द है, ना ही साधारण धर्म है। क्या है? उपमान है। ठीक है, तो यहाँ प्राणों की, जो प्राण है, यहाँ प्राणों की चंचलता की तुलना, प्राण की चंचलता की तुलना किससे की गई है? शलभ से की गई है। तो ये कैसा है? उपमान है। शलभ क्या है? उपमान। चलिए अब आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है। ठीक है नहीं, कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो घोड़ा शब्द का क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? क्या तुरंग होता है? तो जी हाँ होता है। क्या बाजी होता है? तो जी हाँ होता है। क्या है होता है? जी हाँ होता है। तो क्या नहीं होता है? शार्दुल नहीं होता। तो शार्दुल किसका होता है फिर? तो शार्दुल होता है आपका सिंह का। सिंह का क्या है? वो पर्यायवाची है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी होता है क्या, आपने पढ़ा है कि कौन सा घोड़ा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है और बाजी लगाए या बढ़ लिए या तुरंग लगाए बढ़ लिए, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। पूरा प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ें, फोकस बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। क्या कहता है? शुद्ध वाक्य पहचानिए। वकील ने कागजातों की जांच की, कृपया आप ही यह बताने की अनुग्रह करें, मैंने 1 वर्ष तक
उनके प्रतीक्षा किया। प्राध्यापक लड़के चुनेंगे। प्राध्यापक लड़के चुनेंगे। बताइए क्या उत्तर होगा, सोच समझ कर बताएं। वकील ने कागजातों की जांच की। कृपया आप ही यह बताने की अनुग्रह करें। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। प्राध्यापक लड़के चुनेंगे। ठीक है, बताइए क्या उत्तर सही होगा। तो यहाँ वाक्य शुद्ध क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, तो क्या है, वकीलों ने कागजातों की जांच की, यही सही उत्तर है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 7वें प्रश्न पर। देखिए हर क्वेश्चन को इक्वल्स में नहीं देना है। जो प्रश्न आसान है उनको तुरंत करना है, जो मुश्किल है कठिन है उनको सोच समझ कर करना है। जल्दबाजी हर जगह काम नहीं आती। ठीक है, अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। एक और अजगर रही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच की परयों मूर्छा खाए। ठीक है, तो बताइए यहाँ कौन सा रस है। वीर रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है, वात्सल रस है। पढ़कर थोड़ा आइडिया लगता है, सुनकर थोड़ा आइडिया लगता है। तो बताइए इन पंक्तियों को पढ़ने में क्या लग रहा है भाई। एक तरफ लिखा है अजगर लग रहा है, एक तरफ मगरे है, तो आपको कैसा लग रहा है। फिर एक आदमी मूर्छित हो गया है, तो फिर ये क्या है बताइए। तो दी गई पंक्तियों में भय नामक स्थायी भाव जागृत होने के कारण भयानक रस है। एक ओर अजगर है और दूसरी ओर शेर को देखकर राहगीर डरकर मूर्छित हो गया। अच्छा, मृग राय क्या है, आपका शेर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मगरमच्छ नहीं। तो यहाँ कैसा रस होगा, भयानक रस होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। आपको कभी कभी पढ़ने पर भी स्थायी भाव यही है कि जो आप पढ़कर आप उस भाव को स्थायी है वो हमेशा रहेगा। तो वो स्थायी भाव क्या होता है, भयानक रस में भय होता है। अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरस भरा वनक घंट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। बताएं। मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। बताइए कौन सा अलंकार है। क्या संदेह, नहीं। क्या उत्प्रेक्षा है, नहीं। अब बताइए इन दोनों में से क्या दृष्टांत अतिशयोक्ति में कौन सा है। अतिशयोक्ति है, नहीं। तो कौन सा होगा, दृष्टांत। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। इन पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यह दृष्टांत अलंकार है। तो ये देखिए आपको दृष्टांत अलंकार का भी एक प्रश्न मिल गया। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न क्या कहता है। चंद्रमा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, उत्तर तेजी से आपके उत्तर देखे जा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, देखने में अच्छा लगता है। बातचीत कम रखिए। हाय हेलो टेलीग्राम पर चैनल आपको लिंक आपको दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, यहाँ बातचीत नहीं, सिर्फ उत्तर दीजिए, मस्ती वहाँ। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। निशाकर सुधकर इंदु, निशाकर सुधाकर इदु, निशाकर सुधाकर इंदु, निष्कर सुधाकर इंदु। सही उत्तर बताइए। बहुत सूक्ष्म अंतर हैं सब ऑप्शंस में, दिए गए विकल्पों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, उनको आपको पकड़ना है। बताइए तो क्या निशाकर सुधकर ये है, तो नहीं, सुधकर वाला नहीं। ठीक है, तो निष्कर सुधाकर इंदु है, नहीं। तो क्या निशाकर सुधाकर इदु है, नहीं। तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला आपका सी वाला ऑप्शन, निशाकर सुधाकर इंदु होगा। चलिए अगर आपने यही लगाया है तो यही सारे क्या है आपके चंद्रमा शब्द के सही पर्यायवाची वाले शब्द की बनती है। चलिए अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रत्याघात, प्रतियाघात, प्रत्याघात, प्रत्याघात। जल्दी बताएं। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रत्याधनघात, तो क्या ये होगा, जल्दी बताएं। तो या प्रतिधन या प्रतियाघात, प्रतियाघात, प्रतिआघात, जल्दी बताएं। तो ये होगा, नहीं। फिर ये होगा, नहीं। ये होगा क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर ए हो जाएगा, प्रत्याघात। ई और यहाँ आ का संधि हुआ है, ई धन आ का संधि क्या बन गया है आपका, यहाँ या बन गया है, या। ठीक है, या आपका बन गया है यहाँ। ठीक है, तो
का सही संधि होगा, यह यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। चलिए 11वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए आपको प्रश्न का पहले टाइप पता चल चुका है, अब आप ज़्यादातर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ज़्यादातर मतलब के दिमाग में बैठा होगा कि भाई अलंकार आ रहा है, पर्यायवाची आ रहा है, विलोम आ रहा है, संधि आ रहा है, शुद्ध अशुद्ध आ रहा है, इनको पढ़िए। नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। बताइए, ये प्रश्न किया गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उत्तर आपको आना चाहिए। अगर गलत किया तो बहुत भैया आपको हाँ समझ लीजिए बहुत गलत होगा अगर आपने गलत उत्तर दिया तो। जिसने भी गलत दिया था उसका नाम नोट किया जा रहा है, उसको हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो उत्तर सही दीजिए और जो प्रश्न होते हैं उनको सही दीजिए एकदम। हम लोग कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। सही उत्तर आना चाहिए। क्या उत्तर है? क्या द्विगु लगाया है क्या? बहुत गलत है। कर्मधारय है क्या? बिल्कुल गलत है। द्वंद्व लगाया है क्या? गलत है। क्या उत्तर होगा? बहुव्रीहि। नीला है कंठ जिसका, शिव जी, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो ये सब उत्तर सही लगाए। नीला है कंठ जिसका, वही। लंबोदर, वही। तो ये सब ठीक है। दशानन, तो ये सब में क्या है? बहुव्रीहि समास है। इनको एकदम पकड़ के रखिए। चलिए अब आते हैं स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार। अनुस्वार लिखा है यहाँ, ना लगा है ना। ठीक है, अनुस्वार है, जो नहीं दिख रहा होगा आपको। अनुस्वार का एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? 12 खड़ी, व्यंजन खड़ी, स्वर लड़ी, स्वर खड़ी। बताइए। कठिन प्रश्नों को जरूर नोट करें, उत्तर गलत ना होगा उससे। ठीक है, तो स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार तथा विसर्ग सहित को क्या बोला जाता है? बताइए। व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या बोलते हैं? क्या स्वर खड़ी कहते हैं? नहीं। क्या व्यंजन खड़ी कहते हैं? नहीं। क्या स्वर लड़ी कहते हैं? नहीं। तो क्या कहते हैं? 12 खड़ी। ठीक है, 12 खड़ी कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगर उधर सही लगाया आपने तो। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझा। मिश्रित वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। जल्दी बताएं, उत्तर जल्दी दीजिए। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताएं। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझा। कैसा वाक्य है ये? तो कैसा वाक्य है बताएं? मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझा। तो वाक्य भेद के अनुसार वाक्य का नाम कैसा है ये? कि मिश्रित है? नहीं। निषेध है? नहीं। सरल है क्या? नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? संयुक्त है। ठीक है, 3 पार्ट में। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य, योजक शब्द, प्रधान उपवाक्य। जब 2 प्रधान उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, पर या और आदि से जुड़ते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए अब आते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। क्या कहता है? निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। आसान है, बहुत आराम से कर सकते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। क्या ऑप्शन है? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो एकदम सरल है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कहावत का सही अर्थ यही है। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि सही लगाया होगा, नहीं लगाया है तो नोट कर लीजिएगा। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? आपके कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं बताइए? तो संज्ञा नहीं, क्या सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं। तो क्या किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे क्रिया जा, खा, सो, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? ना। तो जा के साथ अगर ना जुड़ेगा तो जाना, खा के साथ ना खाना, सो के साथ ना सोना। ठीक है, तो ध्यान रखिए कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। नी उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? नितांत, नाम, नाच, नीच। जल्दी बताइए, उत्तर एकदम सरल होगा। अब जैसे ये प्रश्न आसान है, इसको आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड में आपको करना होता है। अब इसमें आप ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो ये आपके ही समय से जा रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको लिमिटेड टाइम ही तो देना है। ठीक है, तो बताइए नी का उपसर्ग क्या होगा? बताइए, क्या नाम होगा? नहीं। क्या नाच होगा? नहीं। यहाँ तो ई की मात्रा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? एक लॉजिक रही है। नीच होगा क्या? नहीं। बड़ी ई कैसे लग सकती है? तो क्या होगा? नितांत। ठीक है, तो नितांत शब्द नी उपसर्ग की निर्मित है। लॉजिक से भी आप कर सकते हैं प्रश्न। हिंदी के रीजनिंग आप कर ही रहे हैं क्लास, तो उससे रीजनिंग से आपका दिमाग डेवलप होगा, तो उससे उसका प्रयोग भी कर सकते हैं हिंदी में। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं हम लोग अपने
17वें प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है 17वां प्रश्न? निम्नलिखित में से अर्धतत्सम शब्द का पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम दैव, पंख, अक्षर, बच्चा। बताइए, अर्ध तत्सम की बात हुई है तो क्या बच्चा? नहीं। क्या पंख? नहीं। क्या दैव? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अक्षर। ठीक है, तो अक्षर अर्ध तत्सम शब्द है जो अक्षर, अक्षर आपने पढ़ा है ना, उससे बना है। ठीक है, अर्ध तत्सम मतलब जो आधा अधूरा है। तो अक्षर आपने पढ़ा था, यहाँ जो छा लगा है, यहाँ क्या हो जाएगा? छतरी वाला हो जाएगा। तो वो आपका तत्सम था और ये जो है वो है अर्ध तत्सम। चलिए अब आते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। क्या कहता है? जटिल का विलोम होगा। इतना सरल प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन तब भी आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, 20 से 30% प्रश्न बहुत सरल आएंगे। अब वो 20 से 30% आपके गलत ना हो तो बताइए, जटिल का विलोम क्या है? कठिन है, रूढ़ है, सरल है, मुश्किल है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। लेकिन अब आप इस प्रश्न पे क्या करेंगे? क्या कठिन लगा देंगे तो गए। कभी कभी यही हो गया भाई, जटिल है, विलोम आपने सुना नहीं, आपको लगा पर्यायवाची है, पढ़ा नहीं ध्यान से, कठिन लगा दिया, रूढ़ लगा दिया, गए। मुश्किल लगा दिया, गए। तो क्या हो जाएगा? सरल। तो यही है, जल्दबाजी का गेम नहीं है वहाँ, पेपर बहुत ही सावधानी का गेम है। तो उत्तर क्या होगा? सरल। अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। मन माना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? मन माना का सही सामासिक विग्रह किन में से कौन सा है? मन से माना, मन का माना, मन में माना, मन के लिए माना। तो मन माना, बड़े मन माने हैं भाई, ऐसे बोला जाता है। तो क्या मन के लिए माना? नहीं। क्या मन का माना? नहीं। क्या मन में माना? नहीं। तो क्या मन से माना? तो मन से माना अर्थात मन के अनुसार मानने, मन माना, मानना, मन माना शब्द का सही सामासिक विग्रह है या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मन माना कैसे, किसका उदाहरण है? आपका अव्ययी भाव का है। चलिए अब आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। कॉपी के साथ जो भी प्रश्न गलत हो रहे हों उन्हें लिखिए। 20 में से कितने सही हुए हैं ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या 20 में 20 सही हुए हैं? तो बहुत अच्छी बात है, आपका नाम नोट किया जा रहा है, टॉफ़ी आपको पहुंच जाएगी। चलिए अब आते हैं, टॉफ़ी वैसे ज़्यादा ना खाएं, दांत खराब हो सकते हैं। आशातीत मुझे दे दीजिएगा। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, तो आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। जल्दी बताएं, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जा रहा है? बताइए। आशा से परे या दूर, आशातीत कहते हैं ना, आशा से परे या दूर, जहाँ दूरी या अलगाव का भाव हो वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास होगा? बताइए। क्या संप्रदान? नहीं। तो क्या संबंध? नहीं। क्या अधिकरण? नहीं। तो क्या होगा? अपादान। तो जहाँ दूरी या अलगाव का भाव हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ दूरी तथा अलगाव का भाव हो। आशातीत क्या है? आशा से परे या दूर। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 21वें। सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 23, 24, 22, 25। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो नोट कर लीजिएगा, छंद के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सुमुखी छंद में कितने होते हैं? बताइए। क्या 25? नहीं। क्या 24? नहीं। क्या 22? नहीं। तो कितना हो जाएगा? 23 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए 23 हो जाएगा उत्तर। सुमुखी छंद में 7 जगण और लघु गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। 7 जगण और लघु गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। 11-12 वर्णों पर यति होती है। यह वर्णिक छंद है। ठीक है, यह वर्णिक छंद होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से एक मतलब दोनों शब्द क्या होने चाहिए? तत्सम। तो वो दोनों में से एक तत्सम नहीं होगा, युग्म नहीं होगा। तो बताइए, युग्म मतलब पेयर नहीं होगा। तो दीक्षा, परीक्षा, शूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। जल्दी बताएं, तो इसमें से कौन सा तत्सम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है? तो दीक्षा परीक्षा है क्या? नहीं, ये शुद्ध है। ठीक है, क्या आपका कपूत सपूत है क्या? नहीं, ये भी शुद्ध है। वरिष्ठ कनिष्ठ है क्या? ये भी शुद्ध है। तो क्या बचा? शूकर और बलिवर्द। तो आपका शूकर और बलिवर्द तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। चलिए इसका उत्तर क्या था 22वें का? बी। नहीं लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स देखता हूँ, आपके 1, 2 या 3, 4 गलत होते हैं, उसमें क्या है, आपको निराश नहीं होना। ठीक है, निराशा कभी भी सफलता नहीं पा सकती। ठीक है, निराश व्यक्ति नहीं पा सकता। तो ठीक है, कोशिश करिए कि एकदम, हाँ गलती हुई, बहुत अच्छी बात है, अब मैं उसको सुधार लूँगा, कभी गलती ही नहीं करूँगा वाली। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 23वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। तो निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण? बताइए।
कर्मवाचक का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो हंसा नहीं, चला नहीं, हिला नहीं, तो क्या उत्तर होगा? पढ़ा। शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है क्योंकि इसमें पढ़ा सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अन्य वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। ये सारी जो हंसा, चला, हिला है, ये सब क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये अकर्मक क्रिया है, पढ़ा क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है, इसलिए कर्मवाच्य आपका पहले ही ऑप्शन में है, बाकी विकल्पों में नहीं। चलिए अब आते हैं अपने 24वें प्रश्न पर। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साह, उत्साहित, उत्साव, उत्साही। जल्दी बताइए, 24वें प्रश्न का उत्तर बताइए। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साही नहीं, उत्साव नहीं, इन दोनों में बताइए उत्साह उत्साहित में कौन सा होगा? तो उत्साह होगा कि उत्साहित होगा? ए या बी? ए या बी? तो ए नहीं होगा, क्या होगा? बी, उत्साहित। उत्साह का विशेषण क्या होगा? उत्साहित। अब आते हैं अपने 25वें प्रश्न पर। अनेक आरती शब्द का उत्सर्ग का संबंध है दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से, दान से। अनेक आरती शब्द उत्सर्ग का संबंध है, बताइए। अनेक आरती शब्द उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग देना, का संबंध है किससे? त्याग करते हैं कब? क्या दशा से? नहीं। संप्रदाय से? नहीं। अवस्था से? नहीं। दान से, ठीक है। तो दान से संबंध है। चलिए 25 प्रश्न हो गए हैं। थोड़ा सा आप दो काम मैंने बताए, रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ, या तो पानी पी लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट 2 मिनट, मतलब 1 मिनट नहीं 20 सेकेंड आप रेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग रिवीजन करेंगे अभी, पानी पी लीजिए। तो रिवीजन में आप यही देख सकते हैं कि अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध था, कैसा? अभी दान वाला हो गया था। उत्साह का क्या हो गया था? उत्साहित हो गया था। इसका क्या था? पढ़ा वाला हो गया था, पहला ऑप्शन। फिर 72 आपका जो आपका 22वां था उसका क्या हो गया था? इसी तरह शुकर बलिवर्द हो गया था। सुमुखी का क्या हो गया था? आपका 23 होते हैं वर्ण। आशातीत का क्या हो गया था? आपका कौन सा था बताइए? अपादान की संप्रदान? बताइए, अपादान था, ठीक है। मनमाना का सही क्या था? सामासिक, तो क्या? मन से माना। जटिल का क्या विलोम हो गया था? सरल। फिर अर्ध तत्सम क्या था? अक्षर हो जाएगा। फिर ने का क्या था? नितांत। फिर कृदंत का क्या था आपका? बताइए, क्रिया। फिर चूहे के नाम वाला क्या था? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं, ठीक है। फिर ये कौन सा वाक्य था? आपका संयुक्त वाक्य था। फिर इस तरह ही चलते स्वरों की मात्राओं में कौन सा था? तो 12 घड़ी था। फिर नीलकंठ क्या था? आपका बहुव्रीहि था। प्रत्याघात वाला क्या था? प्रत्याघात। फिर चंद्रमा पहला ऑप्शन वाला था, मतलब इसका आपका 10वें का। फिर चंद्रमा के लिए क्या था आपका? निशाकर, सुधाकर और इंदु, सी वाला ऑप्शन था। फिर मनमलिन वाला क्या था? बताइए, मनमलिन वाला क्या था? दृष्टदान था। फिर आपका ये वाला क्या था? भयानक रास्ता, जहाँ एक आपका अजगर रही और मृगरही था। फिर क्या शुद्ध वाक्य क्या था आपका? वकील, कागजात की जांच वाला, ए। फिर घोड़ा का प्रवचन क्या नहीं था? शार्दुल नहीं था। फिर शलभ, चंचल के मेरे प्राण, फिर क्या था ये वाला? बताइए, उपमान था इसमें शलभ, ठीक है। फिर दीर्घ स्वर कौन सा था? तो ओ था। फिर आपका महौषध का था आपका महाधन, औषध वाला हो गया था पहला। फिर द्वंद्व समास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताइए, किसका प्रयोग किया जाता था? संयोजक का किया जाता। तो ये सारे हमने प्रश्न कर लिए थे। 25 प्रश्न हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अब 26वें प्रश्न से हम लोग चालू होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब पानी वानी पी चुके होंगे। तो फिर से एक भाई, क्योंकि वापस चालू हो रहे हैं हम लोग, तो एक बार फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ेंगे। तो क्या है एक लाइन? खम ठोंक ठेलता हूँ जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये भी दिनकर जी की है। तो ध्यान रखिए कि पत्थर भी पानी बन जाएगा जब आप क्या लगाएंगे? जोर लगाएंगे। तो ये तो पेपर आराम से हो जाएगा आपका, अगर मेहनत कर रहे हैं आप अच्छी से। तो आते हैं अपने कौन से 26वें प्रश्न में। क्या कहता है 26वां प्रश्न? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं हुआ है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो क्रिया नहीं है, कौन सी? सकर्मक क्रिया नहीं। अभी बताया था, पिछली बार क्वेश्चन ही हमारा सकर्मक क्रिया पर था। तो बताइए, सकर्मक क्रिया नहीं है कौन सा? तो क्या बी? नहीं। क्या सी? नहीं। तो क्या डी? नहीं। तो क्या उत्तर होगा? ए, ठीक है। यहाँ सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर भाई? आपने 27वें प्रश्न पर। क्या कहता है 27वां प्रश्न? प्रकमित, ठीक है, बहुत अच्छा है। ध्वनि कहाँ? ध्वनि है या रा, ये रा है, ठीक है, ये रा लिखा हुआ है, ठीक है। रा लावा, प्रकमित, ठीक है, प्रकमित ध्वनि है। बताइए, या रा लावा में किस में है? जल्दी बताएं, ये प्रश्न अच्छा है, ठीक है। ध्वनि वाले, अभी दीर्घ वाला हमने पढ़ा था, इसी तरह इसमें बताइए क्या होगा उत्तर। प्रकमित ध्वनि कहाँ है? या में है क्या? नहीं। ला में है क्या? नहीं। वा में है क्या? नहीं। रा में है। तो इसके उच्चारण के समय जीवा
अग्रभाग तालु के पास चला जाता है और मुख प्रकोष्ठ से निकलने वाली वायु के प्रवाह से जीवा में कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसके लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप रा बोलते हैं तो क्या हाँ आता है आपका जीवा जो है, जीभ जो है वो अग्रभाग तालु के आ जाती है। जी रा रा आप बोल के देखिए तो आपको याद रहेगा कि पास चला जाता है, इसलिए क्या है प्रक्रमित आपका कौन सी है प्रकपित प्रकमित ऐसा आप ध्वनि आती है। ठीक है, तो जीवा अग्रभाग तालु पे जाने पर ही आपको ध्वनि कहते हैं, रा है उसका उसका उत्तर। ठीक है, अब आते हैं अपने 28वें प्रश्न पर। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें, 8 कवि, 8 भक्तियाँ, 8 भजन। जल्दी बताएं इसका। अगर आपको थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो भक्ति काल तो उसमें आपको पढ़ा होगा। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप का क्या है बताइए? 8 पुस्तकें हैं क्या? नहीं। 8 भजन है क्या? नहीं। 8 भक्तियाँ हैं क्या? नहीं। तो क्या होगा? 8 कवि। तो 8 कवियों का समूह था जिसकी स्थापना, अब ये सारे 8 कवि का नाम बता रहा हूँ, जिसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने की थी। अष्टछाप के कवि कौन कौन है? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। बहुत बढ़िया, अगर आपको पता था कि 8 कवि है अष्टछाप तो बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं अपने 29वें प्रश्न पर। क्या कहता है? उच्चारण की दृष्टि में से वाह है कंठ, तालव्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। अब इतना आसान प्रश्न नहीं आएगा, आएगा मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आसान है। ठीक है, ये प्रश्न आप लॉजिक पे कर सकते हैं। वाह, अब वाह आप बोल रहे हैं तो बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? क्या ओष्ठ से बोल रहे हैं कि दंतोष्ठ से बोल रहे हैं कि कंठोष्ठ से बोल रहे हैं कि कंठ तालवे से बोल रहे हैं? अब ये प्रश्न आसान है, मतलब लॉजिक के लिए है, लेकिन अगर आप लॉजिक नहीं लगा रहे, आप दिमाग बस जैसे बोलते हैं बैल बुद्धि लगा रहे हैं, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। उत्तर क्या होगा बताइए? उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है? क्या है बताइए, जल्दी बताएं। क्या लगाया आपने? क्या कंठ तालव्य लगाया? गलत है। ओष्ठ लगाया है तो गलत है। कंठोष्ठ लगाया है तब भी गलत है। क्या होगा? दंतोष्ठ है। ठीक है, क्यों है ऐसा? देखिए, उच्चारण की दृष्टि से वाह दंतोष्ठ वर्ण है। इसके उच्चारण में ऊपर के दांत, ऊपर का जो दांत है आपका और निचला ओंठ जो है परस्पर मिलते हैं। बोल के देखिए, वाह वाह, तो वाह जब आप बोल रहे हैं तो नीचे का होंठ और ऊपर का दांत जो है आपका मिल रहा है, तो इसलिए दंतोष्ठ है। इसी को ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं अपने कौन से 30वें प्रश्न पर। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द क्या होगा बताइए? अब ये अच्छा प्रश्न है, बताइए मिनट्स का समानार्थी हिंदी शब्द क्या होगा? तो क्या कार्य व्यापन होगा कि टिप्पणी होगा कि निविदा होगा? बताइए। कार्यवरत होगा, बताइए। अच्छा प्रश्न आ गया, इस तरह भी आ सकता है, कठिन प्रश्न है। मिनट्स का समानार्थी हिंदी शब्द क्या है? तो क्या कार्यालय ज्ञापन है? नहीं। निविदा है? नहीं। टिप्पणी है? नहीं। तो क्या है? कार्यवर्त। ठीक है, कार्यवर्त होगा। चलिए अब आते हैं अपने 31वें प्रश्न पर। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया, एया, एया, इया। बताइए। तो गवैया शब्द में कैसा है? कौन सा प्रत्यय है? बताएं। क्या इया है? नहीं। क्या ईया है? नहीं। क्या एया है? नहीं। तो क्या एया है? जी हाँ। तो क्या हो जाएगा उत्तर? बी, एया। तो गवैया शब्द में वया प्रत्यय, एया प्रत्यय है। यहाँ गा धातु में कृत प्रत्यय एया वया जोड़कर कृदंत प्रत्यय बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर सही लगा है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स आपके देखे जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने 32वें प्रश्न पर। क्या कहता है 32वां प्रश्न? सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 25, 28, 27, 26। जल्दी बताएं। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो नोट करिए, छंद के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, सुंदरी छंद में बताइए कितने होते हैं? तो क्या 26? नहीं। 28? नहीं। क्या 27? नहीं। तो कितना उत्तर है? 25। ठीक है, 25। तो सुंदरी छंद में 8 सगुणों तथा 1 गुरु वर्ण से योग से 25 वर्ण होते हैं। चलिए अब आते हैं अपने 33वें प्रश्न पर। क्या कहता है 33वां प्रश्न? ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सेली ही बांधे। ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सिले ही बांधे। मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी कै। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। विभत्स है, वीर है, भयानक है, रौद्र है? सोच समझ कर बताएं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए। क्या वीर है? नहीं। क्या रौद्र है? नहीं। क्या विभत्स भयानक में कौन सा है? बताएं। ए और बी में से, ए और सी में से कौन सा है? क्या भयानक है? नहीं। तो क्या है? विभत्स रस है। ठीक है, तो
इन पंक्तियों में विभत्स रस है, जहाँ किसी वस्तु, स्थान अथवा क्रिया को देखकर मन में जुगुप्सा, घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहाँ विभत्स रस है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या स्थायी भाव होता है? घृणा या जुगुप्सा। अब आते हैं अपने 34वें प्रश्न पर। क्या कहता है 34वां प्रश्न? विलोम शब्द युगम नहीं है। विलोम शब्द का युगम नहीं है। 4 ऑप्शन है। मसृण, कोमल, अन्मूलन, रोपण, आबाद, बर्बाद, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। जल्दी बताएं। विलोम होना चाहिए तो आबाद बर्बाद एकदम आपका विलोम वाला है। ठीक है, अभिज्ञ अनभिज्ञ ये भी विलोम वाला है। और बताइए ए और बी ऑप्शन में कौन सा नहीं है? बताए। अन्मूलन रोपण भी आपका विलोम है। कौन सा आपका ये है? उत्तर गलत है, मतलब युगम नहीं है, विलोम युगम नहीं है। तो पहला मसृण कोमल, तो मसृण कोमल विलोम शब्द युगम नहीं है या समानार्थी शब्द निकले। चलिए ठीक है, अब आते हैं अपने कौन से 35वें प्रश्न पर। क्या कहता है? लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी में कौन सा संधि है? लघुर्मी, वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। अभी तक क्या प्रश्न आ रहा था कि संधि करके दिखाइए, अब आ रहा कौन सा संधि है। तो हर संधि, इसीलिए ज्ञान पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। तो लघुर्मी में लघु धन उर्मी। ठीक है, लघु धन उर्मी है और यहाँ ऊ और ऊ का हो रहा है। अगर आपने कल की क्लास की है तो आपको पता होगा कि बताया था कि ऊ धन ऊ। ठीक है, इसका देखिए बता दे रहा हूँ मैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा जब आती है तो क्या बनता है? आपका बड़ा ऊ बनता है। तो यहाँ कौन सी संधि है? क्या विसर्ग है? नहीं। क्या व्यंजन संधि है? नहीं। क्या वियोग संधि है? नहीं। तो कौन सी है? स्वर संधि है। ठीक है, तो स्वर संधि है या स्वर संधि के एक प्रकार दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर सही लगाया और कल की क्लास देखी है। नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। ठीक है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन आर्थ, परमो धन अर्थ। जल्दी बताएं। परमार्थ का संधि विच्छेद है। परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन आर्थ, परमो धन अर्थ। जल्दी बताएं, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पर धन अर्थ? नहीं। क्या परमो धन अर्थ? नहीं। तो इन दोनों में से कौन सा होगा बताएं? क्या सी? नहीं। तो क्या होगा आपका ए ऑप्शन, परम धन अर्थ। आ और छोटा आ की क्या हो गया? बड़ा आ बना दिया। तो यह कैसी संधि? विभज्य दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। चलिए, अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 37वें प्रश्न पर। क्या कहता है 37वां प्रश्न? 37वां का अर्थ होता है 37th। कोई अंग्रेज आ गया हो तो गलती से, हाँ, हिंदी की क्लास करते वक्त ऐसा होता है। भाई मैं नंबर बोलता हूँ हिंदी में किसी को तो कहता है नहीं भैया इंग्लिश में बताइए, तो ये बहुत गलत बात है, कभी ऐसा ना बोले। ठीक है, अच्छा नहीं लगता सुनने में। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। जल्दी बताइए, इसमें से अपूर्ण भूतकाल कौन सा है? तो उत्तर सरल है भाई, माँ खाना बना चुकी है, चूँकि पूरा काम हो चुका है। मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मुझे बाहर जाना है, ये अपूर्ण तो है लेकिन ये भूतकाल नहीं है। और हम घूमने जाएंगे तो अभी अपूर्ण तो है लेकिन ये भविष्यकाल है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? रामू खाना खा रहा था। ठीक है, तो रामू खाना खा रहा था, ये कैसा हो गया आपका? अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया की समाप्ति का समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने 38वें प्रश्न पर। 38 क्या कहता है? निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण। जल्दी उत्तर बताएं। सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या कुंवर नारायण। उत्तर सरल है इसका। ठीक है, दिए गए विकल्पों में माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी, नहीं मिला। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 दिया गया। शेष तीनों कवियों को, पंत को, उन्हें सबको मिला है, मतलब बाकियों को मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी को आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्लासेस की मैराथन की टाइमिंग आपको हमने दिखाई थी, एक बार फिर से देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए हम एकदम पढ़ाई पे एकदम फोकस है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब वाली बात नहीं बोल पाते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि लाइक करिए, लिंक को कॉपी कर लीजिए। अभी नहीं, अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही क्लास हो जाए ओवर उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अंत में कि कितने प्रश्न 50 में से आपके सही हुए, और अभी भी ज़ोरदार कमेंट करते रहिए एकदम। तो एक बार वही प्रश्न पूछूंगा, हाउस द जोश, तो आप क्या बोलेंगे? हाय सर ना, तेज़ से। मैं बहुत तेज़ नहीं बोलता, बहुत तेज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको तो लिखना है ना हाय सर। ठीक है, चलिए तो ये आपकी टाइमिंग्स आपके सामने है। अब आ जाते हैं अपने कौन से 39वें प्रश्न पर। क्या कहता है? संयोजक चिन्ह का एक और नाम है अवतरण चिन्ह,
कोष्ठक, सामासिक समासिक चिन्ह या कागपद? बताए। संयोजक चिन्ह का एक और नाम है अवतरण चिन्ह, कोष्ठक, सामासिक चिन्ह, कागपद। बताइए संयोजक चिन्ह का एक और नाम कौन सा है? बताइए। अवतरण चिन्ह क्या? नहीं। कोष्ठक चिन्ह क्या? नहीं। कागपद है क्या? नहीं। तो क्या है? सामासिक चिन्ह है, जो द्वंद्व समास में और समुच्चय बोधक अव्यय को लोप करने के लिए लगाया जाता है, जैसे सुख दुख। ठीक है, तो संयोजक चिन्ह, आपका पहला प्रश्न भी संयोजक चिन्ह पर ही था, तो संयोजक चिन्ह ये होता है। ठीक है, जैसे माता पिता वाला या दुख सुख वाला। तो ये क्या है? आपका सामासिक चिन्ह, नाम सामासिक चिन्ह है। ठीक है, अब आते हैं अपने 40वें प्रश्न पर। क्या कहता है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम होने चाहिए। प्रगट, निष्ठुर, प्रतीक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, शकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो बताइए इसमें क्या उत्तर होगा? सारे तत्सम होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं जी। तो क्या? प्रगट, निष्ठुर, प्रतीक नहीं, प्रीति, गीत, मीत नहीं, पुस्तक, मस्तक, लोग नहीं। तो क्या हो जाएगा? संकट, सकट, सहज, सभी शब्द क्या है आपके तत्सम। तो इसका उत्तर क्या है? सी ऑप्शन है। अब आते हैं अपने 41वें प्रश्न पर। क्या कहता है? हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी है? अब लिखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिए, कृत प्रत्ययों की भूलेंगे तो 28, 30, 40, 50। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। अगर तुक्का लगा रहे हैं तो आप सोच समझ के लगाएं। ठीक है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 30, 40, 50। तो क्या 30 है? नहीं है। क्या 50 है? नहीं। क्या 40 है? नहीं। तो क्या इतना उत्तर हो जाएगा? 28। और आते हैं हमने 42वें प्रश्न पर। देशज शब्द नहीं है। तेंदुआ, हड्डी, धड़ाम, ठेस। बताइए देशज शब्द नहीं है कौन सा? तेंदुआ, हड्डी, धड़ाम, ठेस। तो देशज शब्द नहीं है कौन सा? क्या? ठेस नहीं। क्या धड़ाम नहीं। तेंदुआ नहीं। तो हड्डी देशज शब्द नहीं है, बाकी सारे देशज शब्द हैं। ठीक है, या तद्भव शब्द है जो अस्थि तत्सम शब्द से बना है। ठीक है, तो हड्डी जो है तद्भव शब्द है जो अस्थि तत्सम शब्द से बना है। बाकी जो तेंदुआ, धड़ाम, देश है, ये क्या हो गए? आपके देशज शब्द हैं। चलिए अब आते हैं अपने 43 प्रश्न पर। हथेली का पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है? असंभव काम ना कर दिखाना, असंभव काम कर दिखाना, संभव काम ना कर दिखाना, संभव काम कर दिखाना। हथेली पर सरसों जमाना, अभी ऐसा कोई कर पाएगा? बताइए आप में से कौन जमाता है? मुझे भी दिखाया जरा। तो हथेली पर सरसों जमाना क्या हो गया? मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम कर दिखाना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न सही लगाया होगा, उत्तर सही लगाया होगा। अब आते हैं अपने 44वें प्रश्न पर। क्या कहता है? जिसे करना बहुत कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अनेकार्थी का एक शब्द पूछा गया है। अनेकार्थी का एक शब्द पूछा गया, बताइए। तो जिसे करना बहुत कठिन है। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय, दुराग्रह। सोच समझ के बताएं, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, तो पुष्कर नहीं, दुराग्रह नहीं, दुर्जय नहीं। तो क्या उत्तर होगा? दुष्कर। तो पुष्कर नहीं, सॉरी ये पुष्कर लिखा था। पुष्कर नहीं होगा, दुराग्रह नहीं होगा, दुर्जय नहीं होगा। क्या होगा उत्तर? दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो वो क्या है? दुष्कर है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए 45वें प्रश्न का उत्तर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो बताएं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये आता आपके ही उसमें। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये तो जीके जैसा प्रश्न है, लेकिन ये आएगा आप ही के उसमें, आप ही के में गिर जाएगा। कभी कभी बहुत ऐसा ही होता है, कभी कभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड इसी से। तो इसलिए आपको बताइए उत्तर इसका, सोच समझ कर बताएं, क्योंकि आपका ये पेपर किसका है जो होगा? ये लैंग्वेज का होगा ना, तो लैंग्वेज में लैंग्वेज का प्रश्न आने का पूरा चांसेस है। ठीक है, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है नहीं, राजस्थान है नहीं, पंजाब है नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। अब इसी आंध्र प्रदेश का भी आपका पता है आपको कि क्या हो गया था, गठन हुआ था। इसमें भी 2 राज्य बने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इन दोनों की कैपिटल क्या है आपकी? सेम है अभी, हैदराबाद। ये सब ज्ञान आप रखिएगा। तेलंगाना की कुछ साल बाद अमरावती हो जाएगी, इस तरह भी आपको कुछ ज्ञान होगा, तो ध्यान रखिएगा ये सब। अब आते हैं अपने कौन से 46वें प्रश्न पर। आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो एक स्थायी भाव, संचारी भाव। तो आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव हैं? बताएं। विभत्स रस, रौद्र रस, भयानक रस, किवीर रस। विभत्स, रौद्र, भयानक, किवीर।
जल्दी बताएं। आवेश तथा उग्रता रस किसके संचारी भाव होते हैं, बताइए। तो क्या वीर रस के होते हैं, नहीं। भयानक रस के होते हैं, नहीं। क्या इसके होते हैं, नहीं। तो क्या हो गए, रौद्र रस के होंगे। आवेश तथा उग्रता रौद्र रस के संचारी भाव होते हैं। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 47वें प्रश्न पर। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। ठीक है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, क्या बड़प्पन है, नहीं। क्या समता है, नहीं। लड़कपन है, क्या, नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका बी, ममता। ठीक है, अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, आपके 48वें प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है, दुबला शब्द में दू क्या है। अब ये कैसी बातें हैं, मतलब कैसी बातें, क्या प्रत्यय है क्या। अगर जिसने लगाया प्रत्यय वो मुझे वही बोलते हैं ना कि मुझे मिल जा रहा। अगर जो प्रत्यय लगा रहा है प्रत्यय वाला तो बहुत ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रत्यय लगता है पीछे और दू लगाए आगे, तो इतना तो नहीं लगाए ना, ये लगाने वाले तो बहुत ही गलत हो जाएगा। समास है क्या, नहीं। क्या कारक है, क्या, नहीं। तो क्या है, उपसर्ग है। तो दुबला शब्द में दू शब्द उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग। चलिए अब आते हैं अपने 49वें प्रश्न पर। क्या कहता है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है निशीथ पानी पीकर दौड़ते चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। जल्दी बताएं, इसमें से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताइए। तो क्या पूर्वकालिक का उदाहरण है निशित पानी पीकर दौड़ते चला गया। ये क्या है आपका, एक पूर्वकालिक क्रिया का दौड़ते चला गया। यहाँ पीकर पूर्वकालिक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया दौड़ते चला गया से पूर्व आई है। ठीक है, अब आते हैं अपने आखिरी 50वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द क्या है, प्रतिदर्श, दृष्टता, रचयिता, आहार। तो शुद्ध शब्द है, मतलब क्या तीन अशुद्ध होंगे, तो आपको सिर्फ शुद्ध ढूंढना है। तो क्या दृष्टता, नहीं। आहार, नहीं। क्या रचयिता, नहीं। तो क्या होगा, प्रतिदर्श। तो आपके 50 पूरे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सा प्रश्न सही हुआ, कितने प्रश्न सही हुए, और ज़रूर ये बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। धन्यवाद।